नवीद कमर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज जरा सियासत से हट के उनसे बातें हो रही हैं कि बचपन में ईद कैसे गुजारते थे, ईदी लेना ज़्यादा अच्छा लगता था, बड़े होकर ईदी देना अच्छा लगता है। बहुत सी बातें की ब्रेक से पहले भी, लेकिन चूंकि सियासतदान हमारे साथ हो, सियासी मंजरनामे पे कोई ना कोई बात ज़रूर हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले कि जरा आगे सियासत के हवाले से मैं बात करूँ, नवीद कमर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से। ज़रा ये बताइए कि जो दूसरी सियासी जमातें होती हैं उनमें भी आपका इख्तिलाफ उस जमात से हो सकता है, नज़रिए से हो सकता है, लेकिन बहुत सी ऐसी शख्सियात होती हैं जिनका चाहे नज़रिया आपसे मुख्तलिफ हो सियासत को लेकर, या वो दूसरी मुखालिफ जमात में हो जिनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे रोल मॉडल्स होते हैं जिनकी मुखालिफिन भी, या सियासी मुखालिफिन कह लें, तो तारीफ़ के बगैर नहीं रहते हैं। तो दूसरी मुखालिफ पार्टियों में, अगर मैं नून लीग की बात करूँ, PTI की बात करूँ, MQM की बात करूँ, किसी भी पार्टी की, जमात इस्लामी की, JUI की, कोई दो चार नाम ऐसे सियासतदानों के जिनकी उसूलों की सियासत पर आप उनकी तारीफ़ करना चाहें, या नवीद कमर साहब उनकी तारीफ़ के बगैर रह ना सकें आज? मेरा ख्याल है कि ये इसलिए मुश्किल सवाल है कि बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं। सियासत जो है जी। वो जो आप अखबारों में पढ़ते हैं वो तो अलग होती है, लेकिन सियासत का मकसद होता है इंटरपर्सनल रिलेशंस रखना। आप पार्लियामेंट में भी जो खासकर जो अपोजिशन होती है, चाहे कोई भी जमात हो, PTI हो या उससे पहले मुस्लिम लीग या तो उनसे आप एक रिलेशनशिप रखते हैं, क्योंकि आपने अगर लेजिस्लेशन करनी है या आपने और कोई चीज़ पार्लियामेंट से करानी होती है और उसमें आपकी दोस्तियां बन जाती हैं। खासकर अगर इतना अरसा पार्लियामेंट में हो जाए कि आप साल से उन्हीं लोगों को न सिर्फ मिल रहे हैं, उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं, तो बहुत दोस्तियां होती हैं। अक्सर जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, मेरी बाय एंड लार्ज जितने भी स्पीकर्स रहे हैं उनसे बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही है। अज़ाज सादिक हैं इस वक्त, या असद कैसर उससे पहले थे, या असद कैसर साहब से भी आपकी अच्छी दोस्ती रही है, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि और सादिक साहब से भी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, और उस लिहाज से वो जो है आपको, आप भी उनके साथ अब जो है चीज़ों को मिलके करते हैं, और वो भी। अच्छा, जैसे अब आपने असद कैसर साहब का नाम ले लिया तो मुझसे सवाल पूछे बगैर रहा नहीं जा रहा, गो कि ईद का मौका है, लेकिन मैंने कहा सियासत से रिलेटेड कोई ना कोई बात ज़रूर हो जाएगी। अभी जैसे असद कैसर साहब ने ये बयान दिया था, उन्होंने कि जी जो KPK के वज़ीर आला गंडापुर साहब, उनको विफाक से थोड़ा दूर रहना चाहिए, फिर उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। फिर बाद में मेरे प्रोग्राम्स में भी जितने इनकी पार्टी के लोग आते रहे तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी, मोहसिन नकवी साहब के साथ तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी। ये बाकायदा मेरे प्रोग्राम में किसी ने उनका नाम लेके बात की। फिर मैंने पूछा कि आपको मोहसिन नकवी साहब के साथ तस्वीर खिंचवाने पे इख्तलाफ है? उन्होंने कहा जी हमें एतराज़ है। PTI से पता नहीं कौन थे, मैं नाम शायद भूल रही हूँ। अच्छा, फिर शोएब शाहीन साहब ने शायद ये बात की थी पिछले दिनों में। तो आप फिर कभी समझाते भी हैं एक दूसरे को, जब अच्छी दोस्ती होती है, चाहे नज़रियाती इख्तलाफ होता है, सियासी पार्टी मुख्तलिफ होती है, लेकिन कभी फ़ोन करके बताया कि मेरा मशवरा ये है, ज़ाती हैसियत में, पार्टी के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, कभी एक दूसरे को समझाने का मौका भी आता है? इस तरह का रिलेशनशिप आप लोग शेयर करते हैं सियासतदान? नहीं, जाहिर है कि हम कोशिश यही करते हैं कि अपना सिंसियर जो मौक़िफ़ है वो किसी से, खासकर अगर पर्सनल लेवल पे दोस्ती हो तो आप उनको सिंसियर अपना ओपिनियन देते हैं। अगर वो उसमें तनकीद भी शामिल हो तो वो भी होती है, क्योंकि वो अगला भी ये समझता है कि ये सही नीयत के साथ जो है वो कहा जा रहा है। जाहिर है कि हम नहीं एग्री करते ना कि अगर आप अपोजिशन है तो आप किसी फेडरल गवर्नमेंट के साथ नहीं बात करेंगे, ये नहीं है। ये लाइन जो है उससे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि PTI को नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, वो इस वक्त के मौजूदा हालात के मुताबिक वो शायद उनको सूट कर रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्होंने भी अपनी जो ठीक है कहना चाहिए जो नेटवर्क है उसको बढ़ानी चाहिए, उसको महदूद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सियासत में कभी भी अकेले नहीं लड़ सकते। आपको जो है वो ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आप सिर्फ ऑपोजिशन यानी मुफाहमत की पॉलिसी ज़्यादा काम आती है। अगर आप अपना ज़्यादा लंबा करियर या लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं सियासत में, तो मुफाहमत की सियासत ज़्यादा बेहतर होती है। कहीं ना कहीं आप हर एक के साथ नहीं भी करें तो कुछ लेवल्स पे तो आपको करनी पड़ती है। ठीक है। तो सियासत ने यही हमें सिखाया है कि इट्स आउट ऑफ द पॉसिबल। तो नवीद कमर साहब, जो ये ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमेशा
इसी तरह की सियासत की है और उस पर उन पर तनकीद भी होती रही। इस बार वो ज़रा नाराज़ हो गए। अब ये क्या देखते हैं आप, ईद के बाद का जो मंजरनामा होगा आपको क्या लगता है? क्योंकि हमें इस्तेहकाम की तरफ जाना है और ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि माशी इस्तेहकाम भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है सियासी इस्तेहकाम के साथ। इलेक्शन हो गए, ठीक है, उसके बाद सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, लेकिन आगे हम देखते हैं कि जी कुछ पार्टियाँ जो कि ग्रैंड अलायंस की बात कर रही हैं आगे आएंगे और ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, सड़कों पर फैसले होंगे, इस तरह के बयान हम सुन रहे होते हैं। क्या होगा फिर आगे, क्या देखते हैं आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, आपका तजर्बा है, तजर्बा क्या कहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें एक तो साथ साथ चलती हैं। मईशत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं चल सकती, अब पॉलिटिक्स जो है वो माशी स्टेबिलिटी के बगैर नहीं चल सकती। तो उसको ये बड़ा फाइन लाइन है जिसपे हुकूमत वक्त ने हमेशा चलना होता है और उसको संभल के जाहिर है कि आपको मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं, अनपॉपुलर फैसले भी करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कुछ हद तक जो है पब्लिक जो है नाला भी होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये बात समझा सके पब्लिक को कि भाई अगर डॉक्टर आपको कड़वी गोली दे रहा है तो वो आपकी जो है सेहत को बेहतर करने के लिए दे रहा है, तो उस लिहाज से वो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपने एक अहम पॉइंट छेड़ा सर। जी जी, अलायंसेस, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। जी जी, तो टफ टाइम दे सकते हैं ये अलायंस आगे जाके हुकूमत को? नॉर्मल एक तरीका है, जाहिर है कि ऑपोजिशन में साथ बैठे तो ऑपोजिशन की कोई ना कोई अलायंस तो बनती है, वो चले आगे ना चले, वो नीचे इलेक्ट्रल उसमें जाए या स्पीकर इंजीनियरेशन में जाए, वो तो बात की बात है ना। फिलहाल तो आपको जो है वो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए एक रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, तो दैट इज नॉर्मल। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। अच्छा नवीद कमर साहब, क्या लगता है कि कभी ये जो सियासतदान जो अक्सर हम देखते हैं कि जी उसूलों की सियासत है, अब ये वोट के हवाले से बात हो रही है, ये क्यों ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हारने वाला कभी भी अपनी हार को तस्लीम नहीं करता है? ये पिछले दिनों में मैंने प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल से बात की ये टर्की की कि हम तैयब उर्दवान से, हमारे यहाँ बहुत से सियासतदान उनको रोल मॉडल समझते हैं, उनकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकते हैं, उनको अक्सर कोट करते हैं। उर्दवान को देखें तो उनसे फिर ये भी सीख लें कि उन्होंने अपनी शिकस्त को कैसे तस्लीम किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि अब हम बारीक बीनी से अपने अंदर झांकेंगे कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये की कि ये जो हार है ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। मतलब उसको कितना पॉजिटिवली देखा। हमारे यहाँ सियासतदान इसको ऐसे कब देखना शुरू करेंगे? बस हम किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, इम्प्रेस हो सकते हैं बातों की हद तक, अमली तौर पर नहीं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और टर्की को उस लिहाज से कंपेयर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो शिकायत आती है वो है आउटसाइड इंटरफेरेंस की। अगर लोग आपको रिजेक्ट करते हैं तो आपको सर आंखों पे इस सारी चीज को फौरी तौर पे तस्लीम करना चाहिए और अगले को मुबारक देनी चाहिए। सही। लेकिन आपका अगर ये ख्याल हो कि ये एक्चुअली मेरी जीत को हार में तब्दील किया गया है, तो फिर तो आप किस दिल से किसी और को मुबारकबाद दें? तो ये जब तक कि हम सियासत को सियासत तक जो है महदूद नहीं करेंगे तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 2018 में भी शिकायतें थी, 24 में भी रही, उससे पहले भी रही है। बल्कि मुझे याद है 18 में तो सबसे पहले इलेक्शन के नताए जा रहे थे तो आपकी पार्टी के कुछ बड़े चेहरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सबसे पहले और कहा था कि ये वोट के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ये मैं बात कर रहा हूँ ना, तहफ़्फ़ुज़ात अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये इंटरफेरेंस हुई है तो फिर आप उस पर शिकायत तो करेंगे, जो शिकायत करने वाले पे गिला ना करें ना, कि जिसकी शिकायत हो रही है उसको ज़रा एनालिसिस करके देखें कि ये क्यों इस तरह से हो। ठीक है। तो हमें जो है वो असली जमहूरियत की तरफ जाना चाहिए। हमें पसंद आए ना आए जो रिजल्ट आएगा, अगर लोग कोई फैसला करते हैं तो लोगों के फैसले को कबूल करना चाहिए। ठीक है जी, चलें ज़रा दोबारा अब ईद की तरफ आ जाते हैं। ईद के हवाले से कुछ ऐसी बातें जो हम आपसे रूटीन प्रोग्राम्स में नहीं पूछ सकते हैं। तो नवीद कमर साहब सिर्फ सियासत करते हैं या कोई अदब से दिलचस्पी भी है, किताबें भी पढ़ते हैं, आर्ट से कोई लगाव है आपको, मौसीकी से अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ, गाने वाने सुनते हैं या गज़ल बहुत से लोगों को पसंद होती है? आज ज़रा इस हवाले से अपने चाहने वालों को, अपने नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि किसको सुनते हैं शौक़ से, अगर मौसीकी में दिलचस्पी है तो। देखिए, जहाँ तक मौसीकी का ताल्लुक है वो तो अक्रॉस द बोर्ड,
अच्छा। क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न यानी आप म्यूजिक क्लासिकल लवर हैं। लेके गुड टू हमारी नो दैट। जो है क्लासिकल म्यूजिक, वहाँ से लेके तमाम जो कव्वाली और फिर गजल अक्रॉस द बोर्ड, बिल्कुल ही जो फिल्मी तो नहीं कहूँगा लेकिन बिल्कुल ही पॉप स्टाइल वाले जो हैं, उसको एक लिमिटेड हद तक। तो मौसीक़ा का तो जहाँ तक ताल्लुक है, वो हर किस्म की म्यूजिक जो माहौल अच्छा, है फिर भी उसमें कोई आपको अगर मखसूस कोई सिंगर्स एक दो मैं जानना चाहूँ कि कौन आपको पसंद है, किनको आप ज़्यादा शौक से सुनते हैं? पर आजकल के जो सिंगर्स है, मेरा ख्याल है आबिदा परवीन उसमें सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करेंगी, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो सूफियाना कलाम हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन और पुराने पुराने सिंगर्स की अगर मैं बात करूँ, मेहदी हसन का काफ़ी क्या मतलब बात है, हम क्या जब नाम लिया। बड़े हो रहे थे तो जी जी। उनका अच्छा खासा जादू था, जो कि हम जी कम से कम जो हमारा ग्रोइंग अप जी। पीरियड है उसमें मैडम उनको नूरजहां, मलका तरन्नुम, उनको भी तो बहुत सुनते हैं। सारे के सारे ना, जब आप एग्जैक्टली। म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं तो आप जैसे टैलेंट की लिमिटेड। कोई सरहद नहीं होती, आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, मैं ये मानती हूँ। जी तो सरहद पार जो हमारे रिवायती हरीफ हैं भारत, हाँ उनका टैलेंट भी यहाँ पे अक्सर देखा जाता है और हमारा टैलेंट भी सारी बातें वहाँ देखा जाता है। हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, सुना है कि वहाँ जी पर जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री से हमारे पुराने जो आर्टिस्ट थे, उनके बड़े बड़े जो नामवर फिल्म स्टार्स है, दिलीप कुमार साहब की अगर मैं बात करूँ, या बड़े बड़े नाम, वो बड़ी तारीफ़ करते रहे। जैसा मोइन अख्तर साहब, उनकी वहाँ बड़ी तारीफ़ होती रही। और नाजिया हसन हमारी एक पॉप सिंगर थी, बहुत नाम उन्होंने रोशन किया छोटी उम्र में ही पाकिस्तान का, उनको भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता रहा। आतिफ असलम साहब ने वहाँ बड़े उनकी फिल्म के गाने गाए। तो आपको सरहद पार से भी कोई अगर टैलेंट पसंद, उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। नहीं, ये इसमें कोई शक जी नहीं जी। कि अक्रॉस द बोर्ड बल्कि इंटरनेशनली भी कोई ऐसी लिमिट नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है आर्ट है। सर, फॉर लेकिन भारत की तरफ से अब एग्जाम्पल ये लिमिट्स इंडस्ट्री लगाई जो जाना है, शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि पैदर पे ऐसे वाकयात पेश आए कि टैलेंट एक ऐसी चीज़ की कोई सरहद नहीं होती है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी सरहदें लगा दी। जिस तरह कि हमारे कुछ सिंगर्स, हमारे कुछ फिल्म स्टार्स, जिनको वहाँ पर किस किस्म के रवैये का सामना करना पड़ा, आपको याद होगा। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि किसी की किताब की रूनुमाई थी और जब स्याही फेंकने का वाकया पेश आ गया था, आपको याद होगा, इस तरह के वाकयात का भी सामना करना पड़ा हमारे यहाँ से लोगों को वहाँ जाकर, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। ये बदकिस्मती से हिंदुस्तान में बहुत सारी जो है वो तब्दीली आ चुकी है रिसेंट टाइम्स में। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी ने एक एंटी नॉन हिंदू जितने भी हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो गए, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया है, और जिसकी वजह से वो किसी भी इस किस्म के टैलेंट को टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। तो वो हिंदुस्तान जो है, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिससे आज से 20 साल पहले था।